ये लड़ाई रोज बरोज शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। असल लड़ाई चंद अफराद की है, लेकिन अफराद की लड़ाई इदारों की लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। एक तरफ एग्जीक्यूटिव और इसके मातहत कुछ इदारे हैं जो कुछ जजों से नाराज हैं और हर कीमत पर जज साहिबान को नीचा दिखाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जज साहिबान आइन की बालादस्ती पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं। एग्जीक्यूटिव और अदलिया की लड़ाई को आज़ाद कश्मीर तक फैला दिया गया है ताकि जज साहिबान को बताया जाए कि आपका आइनी इख्तियार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हदूद में तो चल सकता है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की मर्जी चलेगी। इदारों की इस लड़ाई ने यह सवाल भी पैदा कर दिया है कि क्या आज़ाद कश्मीर एक गैर मुल्की इलाका है। ये सवाल खुद हुकूमत पाकिस्तान ने पैदा किया है। 31 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल मंसूर इकबाल दुग्गल ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले शायर अहमद फराद को इस अदालत में पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आज़ाद कश्मीर पुलिस को कई मुकदमात में मतलूब है और गिरफ्तारी के बाद जिस्मानी रिमांड पर है। फिर दुग्गल साहब ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में अदालत को कहा कि माय लॉर्ड, आज़ाद कश्मीर गैर मुल्की इलाका है, वहाँ गिरफ्तार मुलजिम को इस अदालत में पेश करना मुमकिन नहीं। आइनी हदूद के सवाल पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, क्योंकि अहमद फराद 14 मई को आज़ाद कश्मीर से नहीं बल्कि इस्लामाबाद से लापता हुए थे। 14 मई से 29 मई के दौरान अहमद फरहाद की बाजियाबी के मुकदमे की समातों में इस्लामाबाद पुलिस ने यहाँ तक कहा कि जियो फेंसिंग के जरिए अहमद फरहाद की खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदगी का पता मिल गया है और बहुत जल्द इसे अदालत में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन 29 मई को बताया गया कि इसे कोहाला के मुकाम पर बाग जाते हुए गिरफ्तार किया गया और उसी दिन दर्ज होने वाली FIR में इसका जुर्म सिर्फ पुलिस के साथ बदतमीजी बताया गया। 31 मई को अदालत को बताया गया कि अहमद फराद पर दहशतगर्दी के मुकदमात भी हैं और आज़ाद कश्मीर गैर मुल्की इलाका है। अदालत को ये भी कहा गया कि अहमद फराद ने आज़ाद कश्मीर में वही कुछ किया जो गुज़िश्ता साल 9 मई को पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ वालों ने किया था। हुकूमत पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ ने पाकिस्तान के सियासी और कानूनी हलकों में ये बहस शुरू कर दी कि क्या आज़ाद कश्मीर गैर मुल्की इलाका है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक भारतीय कब्ज़े में मौजूद जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं कहा जा सकता और आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं कहा जा सकता। भारत खुद मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर गया और फिर भारत ने कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। कश्मीरियों की अक्सरियत भारत से आज़ादी चाहती है, लेकिन कश्मीरियों को भारतीय पासपोर्ट और भारतीय शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करना पड़ता है। आज़ाद कश्मीर वालों को भी पाकिस्तान का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करना पड़ता है। भारतीय पार्लियामेंट में मकबूजा जम्मू और कश्मीर की नुमाइंदगी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी नहीं है। 28 अप्रैल 1949 के मुआहिदा कराची के मुताबिक हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने अपना दिफा और खारजा पॉलिसी हुकूमत पाकिस्तान के हवाले की, लेकिन आज़ाद कश्मीर का इंतज़ामी कंट्रोल अपने पास रखा। ताहम गिलगित और लद्दाख के तमाम मामलात हुकूमत पाकिस्तान को दे दिए। बाद अज़ां 1973 के आइन में दफ़ा 257 में कहा गया कि जब रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम पाकिस्तान से इलाक़ का फ़ैसला करेंगे तो पाकिस्तान और रियासत के ताल्लुकात का फ़ैसला रियासती अवाम की उमंगों के मुताबिक होगा। 1974 में आज़ाद कश्मीर की मुंतखब असम्बली ने आज़ाद कश्मीर का आइन मंजूर कर लिया और इस आइन के तहत कायम होने वाली आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बहुत से फैसले दिए जिनके मुताबिक आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान की कॉलोनी तो नहीं कहा जा सकता और सूबा भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इंतज़ामी तौर पर यह पाकिस्तान का हिस्सा है। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि आज़ाद कश्मीर में इलाक़े पाकिस्तान रियासत की सरकारी पॉलिसी है। इलाक़े पाकिस्तान के मुखालफिन या खुद मुख्तार कश्मीर के हामियों को रियासती इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज़ाद कश्मीर को गैर मुल्की इलाका करार दे देती है। अगर ये बयान अहमद फरहाद देता कि आज़ाद कश्मीर गैर मुल्की इलाका है तो पाकिस्तान का दुश्मन करार पाता,
لیکن یہ بیان منور اقبال دگل دے تو کوئی بات نہیں۔ حکومت پاکستان کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے اس بیان پر میں نے تنقید کی تو مجھے پاکستان کے ایک اہم آئینی عہدے پر فائز شخصیت نے فون کیا اور آزاد کشمیر کو غیر ملکی علاقہ قرار دینے کے بیان پر مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے پوچھا کہ آپ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ عدالت کو بتائیں کہ یہ بیان غلط ہے، تو انہوں نے کہا وہ وزیر اعظم سے بات کریں گے۔ مسئلہ کشمیر کی نزاکت کا احساس رکھنے والے جانتے ہیں کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا بیان نہ صرف سیاسی بلکہ قانونی لحاظ سے بھی غلط ہے۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ اور آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس سید منظور حسین گیلانی نے ایسے متعدد فیصلے دیے جن میں کہا گیا کہ آزاد کشمیر غیر ملکی علاقہ نہیں۔ امین سپننگ ملز میرپور بنام نیشنل بینک آف پاکستان کے نام سے ان کا ایک فیصلہ 1999 میں مشہور ہوا، جب امین سپننگ ملز نے موقف اختیار کیا کہ وہ کراچی پورٹ پر ڈیوٹی ادا نہیں کریں گے کیونکہ یہ مال آزاد کشمیر امپورٹ کیا جا رہا ہے جو غیر ملکی علاقہ ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ سید منظور حسین گیلانی نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ آزاد کشمیر اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے غیر ملکی علاقے کی تعریف میں نہیں آتے، بلکہ دو نظاموں کے تحت یہ ایک ہی ملک ہے۔ انہوں نے لکھا آزاد کشمیر پاکستان کا آئینی صوبہ نہیں، لیکن پاکستان کے اندر ایک صوبائی مقام رکھتا ہے۔ قوم پرست حلقوں نے اس فیصلے پر بہت تنقید کی، لیکن جسٹس گیلانی نے 2006 میں ایک اور فیصلہ لکھا اور قرار دیا آزاد کشمیر کو پاکستان کے آئین کی دفعہ 1 کے تحت صوبہ قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن اسی دفعہ کی شق 2 کی ذیلی شق ڈی کے تحت یہ ایسے علاقے کی تعریف میں آتا ہے جو پاکستان میں شامل ہے۔ آزاد کشمیر میں پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں سے لے کر تمام اہم ریاستی اداروں کی شاخیں موجود ہیں، تو پھر یہ غیر ملکی علاقہ کیسے ہے؟ اگر یہ غیر ملکی علاقہ ہے تو پھر یہاں پاکستان کی فوج کیا کر رہی ہے؟ کیا پاکستانی فوج نے آزاد کشمیر پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے؟ اداروں کی لڑائی میں دشمنوں کے ہاتھ کون مضبوط کر رہا ہے؟ احمد فراد آج نہیں تو کل رہا ہو جائے گا، لیکن منور اقبال دگل کا بیان پاکستان کے مخالفین پاکستان کے خلاف ہمیشہ استعمال کرتے رہیں گے۔ اس لیے حکومت پاکستان پہلی فرصت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو تحریری طور پر بتائے کہ 31 مئی 2024 کو ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی طرف سے دیا گیا بیان غلط فہمی پر مبنی تھا۔